नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज यहाँ पर जो मैं उपस्थित हुआ हूँ, आप जानते हैं उत्तर लेखन का आपका सेशन लगातार चल रहा था। टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ दिन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रश्न शेयर किए जाते थे और आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो लगातार लिख रहे थे। उसी क्रम में, क्योंकि हम जो भी प्रश्न हल करते थे उसका डिस्कशन भी आपके साथ होता था, तो डिस्कशन के क्रम में आज जिस प्रश्न का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये प्रश्न कल आपने लिखा था और यहाँ पर इस प्रश्न की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक अलग सेशन में इसका आप कह सकते हो मूल्यांकन कक्षा भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपने जो उत्तर लिखे हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार उसमें होने चाहिए, उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रश्न हमारा क्या था। प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जब भी हमारा उत्तर लेखन का सेशन प्रारंभ होता है, जब से हम उत्तर लेखन कर रहे हैं साथ मिलकर, हमेशा आपको एक बात मैंने बताया है। क्या बताया है कि जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो वहां पे हमें फोकस क्या करना होता है कि पहले प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ना है। खूब अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि प्रश्न तब तक हमें पढ़ना है जब तक प्रश्न के कीवर्ड हमें ना निकल के सामने आ जाएं और प्रश्न की मांग क्या है वो हमें ना समझ में आ जाए। यहां पे यदि हम बात करें तो बोला जा रहा है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या इसी को आप यूजीसी बोलते हो, ठीक है, के द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा, गेम चेंजर होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। जब हमने पूरा प्रश्न पढ़ा तो हमें समझ में आया कि ये प्रश्न जो है ये 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला भाग क्या नजर आया यहाँ पे बोला गया है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए जो यूजीसी ने नियम बनाया है, जो यूजीसी ने मसौदा घोषित किया है, वो क्या है। तो पहला तो ये हो गया कि यूजीसी द्वारा जो घोषित मसौदा है वो है क्या। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप भारत में उच्च शिक्षा पर इनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा, क्या आपको लगता है यह गेम चेंजर होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हमने देखा, प्रश्न पढ़ा हमने और हमें समझ में आया कि प्रश्न 3 भागों में बटा है। पहले भाग में सीधा पूछ लिया गया है कि ये जो नया मसौदा है ये है क्या। दूसरे भाग में पूछा गया है कि यदि विश्वविद्यालय में आप विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोले जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें किस प्रकार की संभावनाएं आप इनकी देख रहे हैं। तीसरा पूछा जा रहा है कि क्या ये जो कदम है, यह जो नई नीति बनाई जा रही है, कि क्या ये गेम चेंजर साबित होगी भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन तीनों पर आपको वर्णन करना है, इन तीनों के बारे में बताना है। अब इस प्रश्न का जब आप उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले आप इसके बारे में बता सकते हो, जैसे कि बोला जा रहा है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस। आप यहां से चीजों को शुरुआत कर सकते हो कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने को लेकर के जो यूजीसी द्वारा जो ये नीति या मसौदा घोषित किया गया है, ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ऐसी चर्चा हो रही है। पूर्व में भी वर्ष 2003-4 में, उसके बाद वर्ष 2010 में भी इस संबंध में, इस क्षेत्र में आप कह सकते हो कि बातें हुई थी। विश्वविद्यालयों के कैंपस घोषित करने को लेकर के, भारत में खोलने को लेकर के बात की गई थी, लेकिन वो जो था वो सदन में, वो जो चर्चा थी, वो जो अधिनियम था वो सदन में पारित नहीं हो सका था। उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था तो वो पारित नहीं हो सका था, ठीक है। लेकिन ये जो नया है, नया जो नीति या मसौदा घोषित किया गया है, इसको लेकर के पूरे भारत में विशेष रूप से शिक्षाविदों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। विशेष रूप से इस क्षेत्र में जो हमारा आप कह सकते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो उठाया गया यह कदम है, इसको लेकर के देश में छात्रों के बीच भी उत्साह का माहौल है। उनको भी चीजों को
स्थापित करने को लेकर के वो भी इंतजार में है कि कब ऐसे कदम उठाए जाते हैं और उनको इसका लाभ मिले। तो मतलब जब शुरुआत करनी है इसमें, तो इसमें सीधी सीधी शुरुआत करनी है, क्योंकि सीधा पूछ लिया गया है कि इसको लेकर के जो नीति या मसौदा बनाया गया है क्या, तो सीधे आप शुरुआत कर दोगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नया नीति या मसौदा विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने को लेकर के घोषित किया गया है, उनमें क्या क्या है, उनमें क्या क्या है। सबसे पहले आप जानते हो कि बोला गया है कि भाई विदेशी विश्वविद्यालय जो होंगे वो भारत में कैंपस खोल सकेंगे। कैंपस खोलने के साथ वो शिक्षा किस प्रकार की देंगे, उसमें बात की गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन शिक्षा देंगे। इसके बाद और क्या बात की गई है इसमें, और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के कैंपस खोले जाएंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के, वहां पे भारतीय छात्र तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ यदि विदेशी छात्र भारत आकर इन विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है, वो भी ऐसा कर सकेंगे। मतलब भारतीय छात्रों के साथ साथ जो विदेशी छात्र हैं उनको भी यहाँ पे प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि इनके स्वयं के जो विश्वविद्यालय आएंगे उनके अपने स्वयं के नीतियां होंगी, उनकी स्वयं के आप कह सकते हो रणनीति होगी, उसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह भी बोला गया है कि प्रारंभ में जब ये विश्वविद्यालय भारत में आएंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ पहले चरण में 10 वर्ष के लिए अनुमति दी जाएगी। यह भी बोला गया है कि जो विश्वविद्यालय आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी विश्वविद्यालय विदेशों का सीधा भारत में चला है, नहीं, उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया है भारत सरकार ने, यूजीसी ने, कि जो टॉप 500 में शामिल विश्वविद्यालय हैं उन्हीं विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में खोले जाएंगे, वही विश्वविद्यालय यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या चीजें हैं इसमें, इस नीति में, इस मसौदे में, इस नीति और इस मसौदे में यह भी बताया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालयों में जो भी छात्र अध्ययनरत होंगे उनको भारत सरकार कोई छात्रवृत्ति नहीं प्रदान करेगी, मतलब वो स्वयं के खर्चे पर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है, इस नीति या मसौदा में यह भी वर्णन किया गया है कि ये जो फैकल्टी ये जो हायर करेंगे, ये जो अध्यापकों को रखेंगे अध्यापन कार्य के लिए, या और जो सपोर्टिंग स्टाफ को रखेंगे, उनके जो वेतनमान है उसको भी ये स्वतंत्र करने के लिए, उसको भी ये निर्धारित करने के लिए आप कह सकते हो इनकी स्वायत्तता होगी। साथ ही साथ इस नीति में यह भी बताया गया है कि ऐसे सभी विश्वविद्यालय जो भारत में कैंपस खोलेंगे वो कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं प्रारंभ करेंगे जिसमें भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली बातें हों। ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम नहीं प्रारंभ करेंगे जहां पे भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हों, यह भी इसमें बात की गई है। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालयों की जो कैंपस हैं उनके होम कैंपस जो हैं उनकी शिक्षा और भारत में जो इनके कैंपस स्थापित होंगे इनकी शिक्षा अलग होगी। यह बोला गया है कि दोनों की जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी वो समान होनी चाहिए, और डिग्रियों का जो आप कह सकते हो वैश्विक स्वीकार्यता है वह भी समान होनी चाहिए, चाहे आप इनके होम कैंपस से पढ़ो या भारत में स्थित इनके कैंपस से पढ़ो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं, बहुत सारे प्रावधान ऐसे यूजीसी द्वारा किए गए हैं जिसमें भारतीय छात्रों के हितों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको वर्णन करना है पहले में। तो ये पहला तो बहुत आसान है, इस प्रश्न का पहला भाग बहुत ही आसान है, क्योंकि इनमें सिंपल सा पूछ लिया गया है कि यूजीसी का नया मसौदा या नई नीति क्या है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोले जाएंगे। इसको हर कोई कर सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए, इन पॉइंट का आप वर्णन यहाँ पर कर सकते हो और आपका ये उत्तर का एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे भाग में बोला गया है कि आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संकल्पना या कैसी संभावना व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे देश में इसको लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जो शिक्षाविद हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसमें कुछ खामियां भी, लेकिन उन सबको हमें साइड में रखना है। ठीक है, भले ही हमें लगता है खामियां हैं लेकिन उनको साइड में रखता है। क्यों? क्योंकि यदि सरकार ने ये कदम उठाया है और आप सिविल सेवा में जाना चाहते हो, मतलब आप भी आगे चलकर सरकार के इन्हीं नियमों कानूनों का, जो सरकार नियम कानून बनाएगी उसका पालन कराने की, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आप पर होगी, तो यहाँ पे सरकार के मत से
आप अपने मत को अलग नहीं कर सकते। आपको सरकारी सेवा में जाना है, सिविल सेवा में जाना है, मतलब जो सरकार कह रही है उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। तो यदि आपको यहाँ पे कोई खामियां नजर भी आती हो, संभावनाओं की जब आप बात करते हो वहां पे यदि आपको कुछ कमियां नजर भी आती हैं तो उनको आपको इग्नोर करना है, एक तरफ रखना है और इस दिशा में नहीं सोचना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जिन पर हमें बात करनी है, जिन पर हमें विचार करना है। सबसे पहली बात कि तब हम उत्तर लिखेंगे क्या, तब हम उत्तर लिखेंगे क्या, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करेंगे संभावनाओं के बारे में, ठीक है, अभी इनके जो नकारात्मक पॉइंट है उसकी बात हम करेंगे क्योंकि वो नकारात्मक बिंदु हम इनमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उस नकारात्मक पॉइंट की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अलग से अभी हम उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पे प्रभाव के बारे में बोला जा रहा है, तो आइए जिस प्रकार से सरकार सोचती है, जिस प्रकार से सरकार ने इसको प्रोजेक्ट किया है, उस संदर्भ में हम सोचते हैं कि इसके प्रभाव क्या होंगे। तो प्रभाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव जो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय होंगे ये टॉप कैटेगरी के, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के विश्वविद्यालय होंगे, टॉप 500 में शामिल विश्वविद्यालय होंगे। और जब ये विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के वो विश्वविद्यालय जो बेटर कर रहे हैं, ठीक है, जो बेहतर कर रहे हैं, या भारत के वो विश्वविद्यालय जो अभी जिनमें कुछ खामियां हैं, जो बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे प्रतियोगिता का माहौल बनेगा। और ऐसे सभी विश्वविद्यालय, क्योंकि आप कह सकते हो कि उनके लिए एक चुनौती होगी, तो वह भी प्रयास करेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय यहाँ पर आ रहे हैं उनके जो मानक हैं, उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनके डिग्रियों की जिस प्रकार से वैश्विक स्वीकार्यता है, उनके कोर्स की जिस प्रकार से वैश्विक स्वीकार्यता है, उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वही गुणवत्ता हम भी बनाए रख पाएं, उसी गुणवत्ता का हम भी पालन करें, उसी गुणवत्ता को हम भी पाने का प्रयास करें, तो वह भी प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो एक संदर्भ यह दिखता है कि इससे भारत के वो विश्वविद्यालय भी बेहतर कर पाएंगे जो लगातार बेहतर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अस्तित्व की बात रहेगी, ठीक है, तो वो भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रतियोगिता के माहौल में ओवरऑल यदि हम देखें तो भारत की जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे विश्वविद्यालय आएंगे तो विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच और जो हमारे अपने विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे अपने कैंपस हैं, उनके बीच विभिन्न क्षेत्रों में शोध के लिए, विभिन्न कोर्सों के लिए MOU साइन होंगे, समझौते होंगे, आपस में मिलकर हम काम करेंगे, उनके विशेषज्ञ हमारे विशेषज्ञ, उनके प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर मिलकर काम करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चीजें बेहतर होंगी, नॉलेज लोगों का बेटर होगा, आप कह सकते हो ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, तो इससे भी एक बेहतर माहौल, सकारात्मक माहौल का निर्माण हमारे यहाँ होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर सरकार बड़े पैमाने पर जोर शोर मचा रही है और जिसको लेकर के जब भी कहीं आप इससे संबंधित डिबेट देखते होंगे तो सबसे पहले जो प्रवक्ता सरकार के पक्ष रखने वाले प्रवक्ता होते हैं, एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया भारत में ऐसा है कि 12 लाख लोग, 12 लाख छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं जो प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं, प्रतिवर्ष बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? शिक्षण के लिए जाते हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। और यह बताते हैं कि ये जो 12 लाख जाते हैं इनसे सरकार को कितना नुकसान होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि $25 बिलियन अर्थव्यवस्था को हमारे नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं उनका एवरेज यदि हम बात करें 12 लाख की, तो लगभग $25 बिलियन का भारत से जो धन का प्रेषण है वो बाहर को विभिन्न देशों को होता है, क्योंकि छात्र हमारे वहां पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो क्या तर्क देते हैं कि भैया यदि ऐसा होगा कि ये जो 12 लाख है ना ये बाहर नहीं जाएंगे और हम इस $25 बिलियन को बचा पाएंगे, ठीक है। तो आप भी इसका जिक्र कर सकते हो, क्योंकि सरकार की जो आवाज है वो बता रहे हैं कि भैया ये चीजें हैं, तो आप इसका जिक्र कर सकते हो जब आप संभावनाओं की बात करते हो कि इसका आर्थिक रूप से भी भारत को फायदा होगा। भारत को आर्थिक रूप से इसलिए फायदा होगा कि जो छात्र
जो अभी संख्या देखने को मिल रही है कि लगभग 2035 छात्र प्रतिदिन, ये आंकड़ा है। और वर्ष में बात करें लगभग 12 लाख छात्र जो हमारे बाहर जाते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, और इससे हम $25 बिलियन बचा पाएंगे। जरूरी नहीं हम 25 बिलियन बचा पाए, लेकिन हाँ $20 बिलियन तो कम से कम हम बचा सकते। तो धन का जो प्रेषण है छात्रों के माध्यम से जो बाहर जाते हैं तो उसको हम बचा पाएंगे, ये कहना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे भारत से छात्र बाहर जाते हैं, आउटवर्ड जाते हैं शिक्षा के लिए, इसी तरह से कुछ देशों के छात्र भारत भी आते हैं, और इनका आंकड़ा है 60,000 प्रति वर्ष। ठीक है, 60,000 प्रति वर्ष छात्र जो हैं ये भारत में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो सरकार का यह कहना है कि ये जो रेशियो है आने और जाने का, जो रेशियो 12 लाख और 60,000, इसको हमें कम करना है और इसको हम कम कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और इससे अर्थव्यवस्था को हमारे लाभ होगा, और इसको हम, आप कह सकते हो कि इसके इकोनॉमिक, आप कह सकते हो कार्यों के लिए भी इसको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो इससे एक जगह जहां आप देख रहे हो, पहला पॉइंट आपने देखा कि इससे जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी भी गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है, MOU आपस में साइन होगा तो निश्चित रूप से छात्रों के संवाद होंगे। ठीक है, जो प्रोफेसर्स हैं उनके संवाद होंगे, तो इससे क्या होगा कि उनकी भी गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि ये जो भारत से छात्रों का पलायन होता है उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में, इसको हम कम कर पाएंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अर्थव्यवस्था को हमारे मजबूती मिलेगी, क्योंकि $25 बिलियन जो ये बाहर लेके जाते हैं ये छात्र, वो लेके नहीं जाएंगे, ये हमारे देश में ही रह जाएगा। तो एक पॉइंट इसकी भी यहाँ पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस आधार पे 3 से 4 पॉइंट पर आप इनकी संभावनाओं की, भारत में इनकी संभावनाएं क्या हैं उसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, और इस आधार पे आप 3 से 4 पॉइंट जो मैंने बताया उस आधार पे आप बता सकते हो कि भारत में इनका जो भविष्य है वो उज्जवल दिख रहा है, और इससे बहुत सारे संदर्भ, आर्थिक संदर्भ भी जुड़ रहे हैं, और प्रत्येक संदर्भ में इससे हमें लाभ देखने को मिलेगा। आने वाला जो हमारा समय है, आने वाले वर्षों में जो हमारे संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और अभी जो टॉप 500 में हमारे लगभग 8 से 10 इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं, आने वाले वर्षों में इनका आंकड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार हर कोई अपने आप को इनके मानकों के समान लाने का प्रयास करेगा, और इससे चीजें हमारी बेहतर होंगी। ठीक है, अब बात हो रही है तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि क्या ये गेम चेंजर साबित होगा। क्या ये तीसरा पॉइंट क्या पूछा गया था कि क्या है यह कदम गेम चेंजर साबित होगा। और जब इस कदम के गेम चेंजर की हम बात कर रहे हैं कि क्या यह कदम गेम चेंजर साबित होगा, यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी, यहां पे कुछ नकारात्मक बिंदुओं के बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, पहले तो आपको यह बताना है कि हाँ, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन बताई गई है, यदि उसका अक्षरशः या 100% पालन कराया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां और कुछ खामियां भी हैं, जिसके बारे में सरकार को या यूजीसी को स्पष्ट करना चाहिए, और इन चिंताओं पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात, गेम चेंजर क्यों साबित होगा, इसके बारे में 1 से 2 पॉइंट। गेम चेंजर इसलिए साबित होगा क्योंकि हमारे छात्र इन विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जब इन विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि इन विदेशी विश्वविद्यालयों के कोर्स करके जो छात्र निकलते हैं उनकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर है, तो हमारे ऐसे छात्र जो इन विश्वविद्यालयों से कोई डिग्री का कोर्स करके निकलेंगे वो कहीं भटकेंगे नहीं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उन कोर्सों की स्वीकार्यता है, तो उनको जॉब मिलने में आसानी होगी, और पूरे वर्ल्ड वाइड वो कहीं भी जॉब कर पाएंगे, क्योंकि जो वैश्विक स्वीकार्यता है कोर्सों की वो बहुत है। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया कि इससे क्या होगा कि हमारे जो छात्र हैं वो भारत में नहीं अपितु विश्व के विभिन्न देशों में जॉब करेंगे, और इससे क्या होगा, भारतीय छात्र ज्यादा से ज्यादा बाहर के देशों में जॉब करेंगे, और फिर धन का प्रेषण भारत को होगा। ठीक है, तो इसे आर्थिक रूप से भी जोड़ सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, बेरोजगारी से भी इसको जोड़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी देश को आगे ले जाने में नॉलेज इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है। नॉलेज इकोनॉमी एक अहम भूमिका निभाती है किसी भी देश को आगे ले जाने में।
तो यदि नॉलेज इकोनॉमी भारत में बनेगी तो निश्चित रूप से चीजें आपको बेहतर देखने को मिलेगी। कुछ चीजें और भी हैं जो नकारात्मक पॉइंट है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और यूजीसी को भी इन बातों पे जिक्र करना चाहिए और इनका भी जिक्र आपको इस प्रश्न में करना है। ठीक है, ओवरऑल आप सकारात्मक व्यूज देंगे, ठीक है, सकारात्मक रूप में इसको लिखेंगे, आप सरकार के पक्ष से सहमत हैं, ठीक है, लेकिन इस नकारात्मक पॉइंट का भी जिक्र करना जरूरी है। जैसे अभी बोला जा रहा है कि 12 लाख छात्र हमारे बाहर जा रहे हैं और लगभग जो आंकड़ा हमने आपको दिया था वो था $25 बिलियन का। $25 बिलियन ये लेके जाते हैं, लग एक आंकड़ा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत से जो छात्र बाहर जाते हैं उनमें से दो प्रमुख कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। एक कैटेगरी है जो मेडिकल के छात्र हैं हमारे, ये भारी संख्या में बाहर जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरी कैटेगरी है जो विभिन्न देशों में, ठीक है, जैसे कहीं पर ये ग्रीन बीज आप जानते होंगे ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं, कहीं पर ये रेजिडेंस कार्ड के लिए जाते हैं, ठीक है, और इसी के लिए वो वहां पे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश ले लेते हैं कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए, उनको रेजिडेंस कार्ड मिल जाए। ग्रीन कार्ड की जब हम बात करते हैं तो जो लोग अमेरिका जाते हैं छात्र हमारे, वो ज्यादातर इसीलिए जाते हैं कि यदि हम अमेरिका के किसी कोर्स में जाके एडमिशन ले लेंगे तो हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए। इसी तरह रेजिडेंस कार्ड कौन चाहता है? जो ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं, छोटा छोटा डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, 6 महीने वर्ष भर का डिप्लोमा करते हैं, वो रेजिडेंस कार्ड के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब है, और मेडिकल वाला एक प्रमुख है। आप जानते हैं कि भारत में जो शिक्षा है, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन जो है बहुत महंगा है, ठीक है, हर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इससे कई गुना सस्ती शिक्षा विशेष रूप से रूस हो गया, जॉर्जिया हो गया और कजाकिस्तान, इन देशों में आपको देखने को मिलता है मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो जो छात्र बाहर जाते हैं, ये जो 12 लाख जाते हैं, इनमें अभी कितने छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल कोर्स के लिए बाहर जाते हैं, जो ग्रीन कार्ड के लिए बाहर जाते हैं, जो रेजिडेंस कार्ड प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के नाम पे बाहर जाते हैं, इनका आंकड़ा स्पष्ट नहीं। तो सबसे पहले यह आंकड़ा हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो छात्र हमारे बाहर जाते हैं उसमें वास्तव में कितने छात्र ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, और यह आंकड़ा कितना है जो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ग्रीन कार्ड या रेजिडेंस कार्ड के लिए जाते हैं या मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। जब तक यह आंकड़ा स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम उस संदर्भ में सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज कि ये आपने देख लिया, और इनका एक बड़ा रेशियो है जो मेडिकल एजुकेशन के लिए ग्रीन कार्ड और रेजिडेंस कार्ड के लिए जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जो है वो उच्च शिक्षा के लिए है, कि जो वास्तव में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, सिर्फ शिक्षण के लिए जाते हैं, उनको ना ग्रीन कार्ड से मतलब है ना रेजिडेंस कार्ड से मतलब है। ठीक है, तो ये आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस आंकड़े को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए अभी ये आंकड़ा है 12 लाख का, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमारा $25 बिलियन पर ईयर यहाँ पे व्यय हो रहा है। ठीक है, $25 बिलियन व्यय हो रहा है, और यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 12 लाख का आंकड़ा है। अभी सरकार यह भी नहीं स्पष्ट कर रही, कहीं भी अभी यह देखने को नहीं मिला कि जो विश्वविद्यालय कैंपस स्थापित होंगे, क्योंकि स्थापित होंगे तो भाई उनकी भी तो आय होगी ना, उनकी भी तो आमदनी होगी ना, तो वह भी तो पैसा लेके बाहर जाएंगे ना। तो लोगों की जो चिंताएं हैं वो यही हैं कि इसको भी स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अभी ये 12 लाख बाहर जा रहे हैं और इससे $25 बिलियन हमारी मुद्रा, हमारी राशि बाहर जा रही है, प्रेषण बाहर को हो रहा, ठीक है, लेकिन यदि जो विश्वविद्यालय कैंपस है भारत में जगह जगह खुल गए, ठीक है, तो अभी ये जो 12 लाख आंकड़ा है ना, मान लीजिए 500 पे कैंपस भी खुल गए ना, ठीक है, आने वाले दिनों में, क्योंकि एक बार नियम आप दे देंगे तो बंद तो करने नहीं उसको, उस योजना को। तो यदि अभी 12 लाख का ये जो आंकड़ा है, मान लीजिए भारत में कैंपस स्थापित हो गए और ये जो है ये 50 लाख, मतलब इन विश्वविद्यालयों के कैंपस में 50 लाख भारतीय बच्चे पढ़ने लगे, ठीक है। अब अगर 50 लाख भारतीय बच्चे इनमें शिक्षा ग्रहण करने लगे, क्योंकि ये स्पष्ट है इनके यूजीसी के जो गाइडलाइन है उसमें भी दिया गया है कि फीस क्या तय होगी, इसको लेकर वो विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, ठीक है, मतलब स्पष्ट है कि फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी, जो इनके होम कैंपस की फीस है वही फीस आपको यहां भी पे करनी पड़ेगी। तो यदि 12 लाख के लिए हम $25 बिलियन का आंकड़ा दे रहे हैं, और यही यदि आंकड़ा बढ़ के 50 लाख हो गया, तो ये जो आंकड़ा है ये भी तो बढ़ेगा।
मान लीजिए ये $100 बिलियन हो गया, ठीक है। अब $100 बिलियन जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में कमा रहे हैं, ठीक है। अब विदेशी विश्वविद्यालय क्योंकि बाहर के हैं ना भैया, तो भारत में $100 बिलियन तो भारत में खर्च नहीं करेंगे, ये भी तो बाहर को भेजेंगे ना। तो इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो अभी $25 बिलियन जा रहा है वो संख्या बढ़कर $100 बिलियन, $200 बिलियन हो जाए। तो इसलिए एक मानक यहाँ पे सिद्ध करना है, एक मानक यहाँ पर यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, भारत से जो इनकी अर्निंग होगी, भारत से इनकी जो आय होगी, उसका कितना प्रतिशत का हिस्सा ये बाहर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी भी डिबेट में मुझे देखने को नहीं मिला, किसी भी आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इनको सिर्फ 25% इनकम बाहर ले जाने की छूट होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 25% इनकम ले जाने की छूट होगी, उसके लिए कोई कैंपस यहां नहीं खोलेगा। तो एक ये नकारात्मक पॉइंट है जिसके बारे में आप अपने उत्तरों में लिख सकते हो और इसको बता सकते हो कि इसके बारे में सरकार को चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि जब विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खुल जाएंगे तो जो अभी विदेशी छात्रों का आंकड़ा 60 लाख है, यह भी बढ़ेगा, ठीक है। विदेशी छात्रों की भी आमद भारत में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में रहना खाना सस्ता है, फीस वही है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के लिए जो छात्र हैं, जो इन विदेशी विश्वविद्यालयों के होम कैंपस में जाते हैं, वो भारत आएंगे। विशेष रूप से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो छात्र हैं वो भारत आएंगे। और इससे क्या होगा? इससे जिस प्रकार से अभी हम देख रहे थे, जो 60,000 का आंकड़ा था वो भी बढ़ेगा लाखों में, और वो भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को हमारे मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन एक बड़ा नकारात्मक पॉइंट ये वाला है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 12 लाख जो इस संख्या है ना, इसमें 12 लाख में कम से कम 50% ऐसे होंगे जो ग्रीन कार्ड, रेजिडेंस कार्ड और मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते होंगे। तो वह भी हमें स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके हम कोई नीति बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें, तब जाके चीजें हमारी बेहतर होंगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट का जो पलायन होता है, मेडिकल स्टूडेंट का पलायन क्यों होता है? क्योंकि भारत में शिक्षा, जब हम बात करते हैं, मेडिकल एजुकेशन महंगी है, ठीक है। एक पॉइंट ये आपने दे दिया। अब गेम चेंजर वाले पॉइंट में हम लिख रहे हैं इन सबको। अब एक अगला पॉइंट क्या देंगे जो हमें देना चाहिए? हमें यह भी लिखना है, आप इसको निष्कर्ष में भी लिख सकते हो, कि विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस का हम स्वागत करते हैं, सरकार की इस योजना का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार को भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, जो लगातार बेहतर कर रहे हैं या जो दयनीय स्थिति में, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन पर भी रिसर्च और शोध कार्यों के लिए धन आवंटन करने की जरूरत है। वहां पर भी प्रोफेसरों की नियुक्ति करने की जरूरत है जहां पे वर्षों से खाली है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर पनप रहा है, उसको भी रोकने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका एक ही हल है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस आप खोल दो तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता उच्च हो जाएगी। नहीं, हमारे जो आप कह सकते हो आधार है ना, यहां पर भी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। जो मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर छात्र जाते हैं, क्यों जाते हैं, उस पर आप बात करिए, और यदि संभव है तो सीटें बढ़ाइए मेडिकल की, ठीक है। साथ ही साथ फीस थोड़ा सा प्राइवेट जो निजी संस्थान है, निजी प्लेयर जो हैं, प्राइवेट प्लेयर जो हैं, उनकी फीस थोड़ा सा कम करिए, जिससे ये मेडिकल स्टूडेंट का जो पलायन है वो भी कम हो सके, ठीक है। तो कैंपस स्थापित करिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता पर भी आप काम करिए, जिससे उनकी भी गुणवत्ता आपको आने वाले वर्षों में सुधार देखने को मिले। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है वो है 28%, ठीक है। और इसको 2035 तक लेके जाना है, कहां पे? 2035 तक इसको लेके जाना है 50% पे। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा का वो 28% है, और 2035 तक इसको 50% लेकर जाना है। तो शिक्षा थोड़ी सस्ती होनी चाहिए कि हर किसी की पहुंच में हो, जिससे हमारा ये जो लक्ष्य है हम इसको प्राप्त कर सकें। अब निष्कर्ष में किन चीजों के बारे में आप लिखोगे? निष्कर्ष की जब आप बात करते हो तो निष्कर्ष में यहाँ पे प्रमुखता से जो लिखना है वो सकारात्मक चीजें लिखनी है, और सकारात्मक चीजें लिखने के लिए ये कदम अच्छा है, ठीक है। इस कदम से निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जरूरी है कि सरकार जो भारत के संस्थान है, जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनकी भी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करे, और इस दिशा में भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर समाप्त होगा।
और अभी जो विश्वविद्यालयों के कैंपस खुल रहे हैं, जिसके इंट्रोडक्शन में आप बात करोगे, इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे प्रस्तावना, तो वहां पे आप लिखोगे तो वहां पे जरूरी है कि आप बताओ कि अभी तक विश्वविद्यालयों के कैंपस कहां खुल रहे हैं। तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में खुल रहे हैं, उसके बारे में आप वहां पे गांधीनगर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खुल रहे हैं। और अभी तक जो संस्थान आ रहे हैं वो 2 ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट हैं जो भारत आ रहे हैं, तो वो दोनों आप जिक्र करोगे, प्रस्तावना में ही इनका जिक्र करना है और इसी के साथ शुरू करने की। गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट जो है वो अभी तक सहमति दे चुके हैं, उनके कैंपस आने वाले दिनों में स्थापित किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में स्थापित हो रहे हैं, नहीं, भारत के भी जो विश्वविद्यालय हैं उनके भी कैंपस विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। और अभी हाल ही में तीसरा संस्थान बना है IIT मद्रास, जिसने तंजानिया में अपना कैंपस खोला है। इससे पहले UAE में, सऊदी में कैंपस खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके उत्तर में कमियां हैं, ठीक है, मूल्यांकन कक्षा को देख लीजिएगा, तो इन कमियों को दूर करते हुए एक बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास अवश्य करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।